नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। आज की तारीख यानी 20 नवंबर। बड़ा लंबा इंतजार था। झारखंड के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर चुनाव हो रहे थे। महाराष्ट्र और झारखंड में महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पूरी 288 सीटों पर आज ही वोटिंग होनी थी। हो गई, पूरी हो गई वोटिंग। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम को चलती रही, शाम को वोटिंग पूरी हो गई। झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी। आज बची हुई 38 सीटों पर वोट डाले गए और उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना था और वहां भी वोटिंग पूरी हो गई। और उसके बाद एग्जिट पोल आ गए। बहुत सारे लोग जो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं देश के, जहां चुनाव नहीं हो रहे थे, उनके अंदर भी बड़ा एक्साइटमेंट था जानने के लिए कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद समीकरण बहुत उलट पुलट हो गए। उससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे जहां महाराष्ट्र में और झारखंड में उम्मीद के मुताबिक एनडीए का प्रदर्शन नहीं रहा था। झारखंड में एनडीए ने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी थी। और महाराष्ट्र के नतीजों के हिसाब से, यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जिस गठबंधन में है, जिसे महाविकास अघाड़ी कहा जा रहा है, उसका पलड़ा भारी रहेगा। जमीन से रिपोर्टें भी ऐसी आ रही थी। बीच में ये भी दावे किए जा रहे थे कि महायुति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, उसने लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक सबक लिया, कई योजनाएं लागू की, खासतौर पर महिलाओं के लिए। तो चुनाव में उसका क्या असर होने वाला है, ये देखने के लिए सबको उत्सुकता थी। एग्जिट पोल आ गए हैं और हमेशा की तरह हम ये भी कह दें कि ये एग्जिट पोल है, ये केवल एक रुझान बता सकते हैं, अनुमान बता सकते हैं, ये असल नतीजे नहीं है। असल नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। लेकिन एग्जिट पोल पर और दोनों राज्यों में हुई वोटिंग पर, साथ में उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की वोटिंग पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। पीके सिंह साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जिन्हें आप पहचानते ही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बेबाक अपनी राय रखते हैं। कई लोग इन्हें कांग्रेस का सिंपैथाइजर भी बताते हैं। डॉक्टर साहब भी इस पर ज्यादा ऐतराज नहीं करते। तो हम लोग बात की शुरुआत करें, दोनों एक्सपर्ट से जाने उनकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है। उसके पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं संक्षेप में कि क्या है एग्जिट पोल। तो ये सबसे पहले बात है महाराष्ट्र की, जहां 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। अभी महायुति की सरकार है। तो भास्कर ने एक पोल किया है, उसने माना है कि महायुति की सरकार अभी भले ही है, लेकिन इन चुनाव के बाद वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार आने वाली है। न्यूज 18 मैट्रिक्स की राय अलग है, वो 150 से 170 सीटें महायुति को दे रहे हैं, यानी कंफर्टेबल वापसी बता रहे हैं। कांग्रेस अलायंस को वो 110 से 130 सीटें दे रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि वो अभी विपक्ष में रहेंगे। अन्य को 8 से 10 सीटें दे रहे हैं। पी मार्क ने भी महायुति यानी बीजेपी के समर्थक पार्टियों के गठबंधन को बहुमत दिया है। इन्होंने बताया है कि बहुमत से दूर रह जाएगी महाविकास अघाड़ी, लेकिन जो मैक्सिमम सीटें दी हैं उसमें 146 सीटें बताई हैं, यानी रेस से बाहर महाविकास अघाड़ी को नहीं बताया है। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कांटे का मुकाबला है। चाणक्य ने कंफर्टेबली सरकार बनवाई है महायुति की। 145 सीटें चाहिए बहुमत के लिए और चाणक्य के मुताबिक 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं महायुति को। महायुति का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। और इन्होंने 130 से 138 सीटें महाविकास अघाड़ी को दिया है और बहुमत का आंकड़ा 145 है। तो ये भी बहुमत से बहुत दूर नहीं बता रहे हैं, यानी कांटे का मुकाबला यहां भी आप देख सकते हैं। पीपुल्स पल्स ने भी एक सर्वे किया है, 175 से 195, लगभग 200 सीटों तक महायुति को पहुंचा दिया है 288 में से। और यहां देखने में लगता है कि मुकाबला एक तरफा है। महाविकास अघाड़ी को इन्होंने 85 से 112 सीटें दी हैं, यानी बहुत पीछे रह गई है इनके मुताबिक। और इसी तरह इलेक्टोरल एज ने 118 सीटें महायुति को दी हैं और इन्होंने 150 सीटों के साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते दिखाया है। 20 सीटें इनके मुताबिक अन्य को मिल सकती है। और पोल डायरी ने 122 से 186 सीटें महायुति को दी हैं। इतना लंबा अंतर है, ये किस तरह का सर्वे है, ये समझ से बाहर है।
कि आप मिनिमम सीट 182 दे रहे हैं, मैक्सिमम 186 दे रहे हैं, 50 से ज्यादा 60 सीटों का अंतर आप बता रहे हैं। तो इस तरह के सर्वे घर बैठ के भी किए जा सकते हैं, जैसा पोल डायरी ने किया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन शायद इन्होंने अपने आप को सेफर साइड में रखने के लिए इस तरह किया है। और महाविकास आघाड़ी को 69 से लेकर 121 सीटें दी हैं और अन्य को 12 से 29 सीटें तक बताई गई हैं। झारखंड की अगर आप बात करें तो बड़ा कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। सारे जितने भी सर्वे हैं लगभग बराबर बराबर सीटें दे रहे हैं। 81 सीटें हैं बहुमत के लिए, वहां 41 सीटें चाहिए। अभी कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौटने का दावा कर रही है और बड़ा कांटे का मुकाबला सारे जितने भी एग्जिट पोल है वहां दिखाए हैं। किसी ने तस्वीर साफ नहीं की है। कुछ ने बहुमत दिया है एनडीए को, कुछ ने इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का मतलब कांग्रेस प्लस जेएमएम, आरजेडी भी उनके साथ है, कुछ और पार्टियां भी हैं। तो इस तरह का ये सर्वे है। तो 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, 288 है महाराष्ट्र में। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल आए हैं महाराष्ट्र में। जैसा हमने आपको दिखाया, 11 में से 6 एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, 4 एग्जिट पोल कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी को बहुमत देने की बात कर रहे हैं। एक में हंग असेंबली का अनुमान है। इसी तरह झारखंड के जो 8 एग्जिट पोल हैं उसमें से 4 बीजेपी को जिता रहे हैं, 2 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का अनुमान बताया जा रहा है और 2 में हंग असेंबली, यानी कि दोनों बराबर रहेंगे। एक्सिस माई इंडिया की माने तो वहां इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी गठबंधन को 25, यानी जो सरकार अभी है वो सरकार में बनी रहेगी, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन चाणक्य ने एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें दी हैं, यानी सरकार वहां बन सकती है और इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर रह जाएगा। तो अलग अलग जो गठबंधन है उनको अलग अलग सर्वे एजेंसीज जीत दिखा रही हैं, हार दिखा रही हैं, बहुमत के करीब दिखा रही हैं, बहुमत से दूर दिखा रही हैं। और महाराष्ट्र के लिए जो पोल ऑफ द पोल्स है उसमें महायुति को 135 से 157 सीट यानी मेजोरिटी मिल सकती है और महाविकास आघाड़ी 123 से 140 यानी बहुमत के पास। और जो अन्य है, अगर दोनों गठबंधन में से किसी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो उनका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी तरीके से जो हमने महाराष्ट्र में दिखाया, अलग अलग जो सर्वे एजेंसीज हैं वो अलग अलग नतीजे बता रहे हैं। अब जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सिंह साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं, उससे पहले जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, राजस्थान चुनाव हुए थे, वह एग्जिट पोल फेल हुए, लोकसभा चुनाव में फेल हुए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और कई एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को 400 तक पहुंचा दिया था। हकीकत में वो पीछे रह गए, 300 सीटें भी नहीं मिल पाई, 293 पर गाड़ी लुक गई और कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में तो ज्यादातर सारे पोल्स फेल हो गए। एक बार फिर सारे पोल्स हैं, इस बार लग रहा है कि सारी जो एजेंसियां हैं सर्वे करने वाली, एग्जिट पोल करने वाली, वो थोड़ा संभल के चली हैं। इसीलिए उन्होंने किस तरह के परिणाम दिए हैं जिसमें अगर गाड़ी इधर रहे या उधर रहे उनकी साख पर ज्यादा असर न पड़े। आप क्या देख रहे हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट है और इस एग्जिट पोल के लिहाज से आपके सामने क्या बात समझ में आ रही है? जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई और उसमें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये बताया कि इस बार जो तमाम पोल एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने अधिकतम सावधानी बरती है कि उनकी साख पर बट्टा न लगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सब चीजें तो स्पष्ट कर दिया है कि पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए, न सिर्फ एग्जिट पोल बल्कि उसके पहले जितने प्री पोल सर्वे होते थे वो तमाम प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल सभी गलत साबित हुए। इसके बाद हरियाणा मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसमें भी प्री पोल सर्वे प्लस एग्जिट पोल दोनों ही गलत साबित हुए। हरियाणा में भी वही स्थिति रही, प्री पोल सर्वे तमाम और एग्जिट पोल तमाम सब लोग गलत साबित हुए। और शायद यही कारण है कि इस बार जितनी भी एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां हैं उन सब ने अधिकतम इसमें सावधानी बरतने का कोशिश किया है और तमाम एजेंसियों का मानना है, कोई एक अपवाद है जो आपने सब चीज डाटा तो बताकर स्पष्ट कर दिया है, जो अधिक से अधिक अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में बता रहा है, लेकिन अधिकांश जो है
एजेंसियां, उन सब ने कांटे का टक्कर दिखाया है। यानी दोनों तरफ लगभग बराबरी की लड़ाई है, बराबरी का टक्कर है। इस तरह की चीजें सब लोगों ने दिखाने का कोशिश किया है। हाँ, आपने ये भी बता ही दिया है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है, तो उसमें से 11 में से 6 एजेंसियां जो हैं भाजपा गठबंधन को थोड़ी सी आगे बता रहे हैं, 4 को कांग्रेस वाले गठबंधन को थोड़ी सी आगे बता रहे हैं, एक एजेंसी जो है हंग असेंबली बता रहा है। उसी तरह से झारखंड में भी 4 एजेंसियां जो हैं भाजपा वाली गठबंधन को आगे बता रहे हैं, 2 एजेंसियां कांग्रेस वाले गठबंधन को आगे बता रहे हैं, और 2 एजेंसियों ने हंग असेंबली की बात कही है। तो इस तरह से चीजें हैं, लेकिन सबका मोटा मोटी जो आंकड़ा है, जो फिगर उन लोगों ने दिया है, वो बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा का गैप नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये शायद पिछली गलतियों से सबक लेते हुए उन्होंने सावधानी बरती है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज आप ये करें तो हम लोग पहले भी इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई बार ये चीजें बता चुके हैं। शायद ये हम जो कर रहे हैं वो शायद एक तरह से रिपीटेशन ही है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया, तो दोनों ही गठबंधनों को लगभग बराबर वोट आए थे परसेंटेज के मामला में। जैसे महाराष्ट्र में 47.7% वोट आया था महाआघाड़ी यानी कांग्रेस वाले गठबंधन को, और 47 पॉइंट समथिंग आया था भाजपा वाले गठबंधन को। तो कुछ पॉइंट का अंतर था, 0.5% का अंतर था। और इतना ही से सीटों का अंतर जरूर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 30 सीटें मिली थी इसको कांग्रेस वाले गठबंधन को, और 17 सीटें मिली थी भाजपा वाले गठबंधन को। काफी ज्यादा अंतर रहा दोनों में, 13 सीटों का अंतर रहा। लेकिन जब आप विधानसभा वाइज उनकी ये कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो लगभग 153 सीटों पर माने कांग्रेस वाली गठबंधन को बढ़त मिली थी, जबकि भाजपा वाली गठबंधन को मात्र 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। लेकिन उस बीच में तमाम परिस्थितियां बदली हैं, और उन परिस्थितियों को बदलते हुए एक सामान्य आकलन भी था, एक लेमन टाइप का भी अगर आकलन कीजिए, तो परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली हैं महाराष्ट्र में कि उतने गैप को भाजपा भरने में सक्षम है। भाजपा मजबूत पार्टी है, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो शिवसेना शिंदे ग्रुप के हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी दमदार उपस्थिति वहां दर्ज कराई है। तो इस तरह से जो चीजें हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लोग सक्षम हैं उस गैप को भरने में। और उस हिसाब से यदि कहा जाए कि इस बार संभवतः जो मेजोरिटी ऑफ द एग्जिट पोल वाली एजेंसियां हैं, उनका आकलन ही ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हद तक सही उतरने वाला है, इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी झारखंड में जो है, झारखंड में तो ऐसा देखने को मिलता है कि हर बार सत्ता परिवर्तन हो ही जाता है, ऐसा हर चुनाव में देखने को मिला है। और एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी हो जाता है कि पिछली बार भी, उसके पहले भाजपा की सरकार थी, पिछली बार हेमंत सोरेन की सरकार आ गई, तो इस बार ऐसा लगता है कि उस लाइन पर चलते हुए इस बार भी शायद सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। और प्लस भाजपा का कुछ और भी पॉइंट रहा, जैसे घुसपैठियों का बात उठाया, फिर बाबूलाल मरांडी जैसे व्यक्ति यहाँ आ गए, जो पहले भाजपा का वोट काटने वाले पार्टी के रूप में जाने जाते थे, वो फिर भाजपा में घर वापसी कर चुके हैं। फिर एक चंपई सोरेन भी एक रीजन में उनका अच्छा खासा प्रभाव है कोल्हान एरिया में, तो वो भी अभी भाजपा से जुड़ गए हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए लग रहा है कि यहाँ भी जो एजेंसियों की ये है आकलन है या उनकी जो अपना सर्वे है, वो कुछ हद तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ मतलब सही उतर सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जी सर, आपने बहुत विस्तार से इसको समीक्षा किया। मेरे ख्याल से हमारे जो देखने वाले हैं उनको बात बहुत हद तक समझ में आएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने सिंह साहब को सुना और जो हमने आपको सर्वे दिखाए, तमाम सारे सर्वे आप भी देख चुके हैं कि झारखंड में जो स्थिति है वो 4-6-4-2 यानी 6-4-1, माफ कीजिएगा, 6 है महायुति के पक्ष में, 4 है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में और 1 हंग असेंबली के पक्ष में, और इसी तरह झारखंड में 4-2-2।
यानी 4 है एनडीए के पक्ष में, 2 है इंडिया के पक्ष में और 2 अंग एसएलपी बता रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है, आपके पास क्या जानकारी है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए वात्सल जी, ये एग्जिट पोल एक अनुमान है। अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर पिछले 2 चुनाव का अनुभव भारत में ये बतला रहे हैं, विधानसभा का जो चुनाव हुआ हरियाणा में उसका और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो आंकड़े आए हैं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एग्जिट पोल के तहत, वो इस पर से विश्वास ही उठा देता है, कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए लगता है जैसे कि 2 दिन इंतजार, 3 दिन करना चाहिए रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट है। फिर भी हम लोग मैं उन सारे सर्वे पर नहीं जा करके मैं जो समझता हूं खुद उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि झारखंड में एक चीज जो देखा गया है, जो अंतर आया है पिछले बार की अपेक्षा, 2 बातें प्रमुख हैं। एक, जो कम्युनिस्ट पिछले बार लड़े थे हर एक जगह से, इस बार वे नहीं लड़े हैं, तो उनके जो वोट हैं, किसी कंस्टिट्यूंसी में 10,000, किसी में 5,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके वो वोट आखिर कहां जा रहे हैं? तो ये अनुमान है कि इस बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन है उनके अंदर ये वोट जाएंगे, जो पिछले बार लेकर के अलग थी कम्युनिस्ट पार्टियां, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, इन तीनों पार्टियों की वोट जो है वहां शिफ्ट करने की बात है। एक दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के कारण आदिवासियों के बीच में एक सहानुभूति है और एक मैया योजना जो चलाए हैं उन लोगों ने, उस पर उनका विश्वास है। तो ये लेकर के मेरा जो एक अनुमान है, और खासतौर पे इस 38 क्षेत्रों में जो अभी चुनाव हुआ आज का डेट में, उसमें संथाल परगना प्रमुख रूप से आता है और ये हेमंत सोरेन संथाली हैं, ये बेसिकली संथाल इलाके से आते हैं ये हेमंत सोरेन। तो इन कारणों से लगता है कि नहीं, ये कुछ मजबूत स्थिति में इस बार ज्यादा है। तो मुझे लगता है पिछले बार की अपेक्षा ये ज्यादा सीट, ये गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन के लोग ज्यादा सीट ले आएंगे और ज्यादा कंफर्टेबली सरकार बनाने में मुझे लगता है, मेरा एक अनुमान है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा सही अनुमान है, लेकिन मेरा यही अनुमान है जो मैं मोटा मोटी देख रहा हूं। अब रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में भी मैंने जो गौर किया, इस चुनाव में सबसे ज्यादा शरद पवार जी ने चुनाव प्रचार किया, सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में। और एक मार्के की बात यह है कि सबसे ज्यादा ये पोल जो हुआ, वोट परसेंटेज, उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जिस क्षेत्र में शरद पवार जी ने ये चुनाव प्रचार किया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शरद पवार जी के जीवन का अंतिम ये चुनाव लगभग है, तो एक तरह की सहानुभूति उस प्रदेश के लोगों की है उनके प्रति, और ये कारण बन रहा है कि वहां भी इंडिया गठबंधन कुछ ज्यादा ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। इन ट्रेंड जो है वोटरों की और जो पोल परसेंटेज है जिस जिस क्षेत्र में, उसके अनुमान से मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए, असल चीज तो रिजल्ट वही आएगा 23 तारीख को ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुमान है, मैं दूसरे एजेंसियों के नहीं चक्कर में हूं, मैं जो वोटरों का ट्रेंड देख रहा हूं। एक बात और, महाराष्ट्र में और झारखंड में भी आदिवासी और दलित वोट ये निर्णायक स्थिति में है। मध्य प्रदेश में दलित अगर दे रहे थे कांग्रेस को तो निर्णायक स्थिति में नहीं है, लेकिन इन दोनों प्रदेश में दलित और ये आदिवासी निर्णायक स्थिति में है बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में,
इतने ज्यादा इनके वोट हैं, और इनके मूड को भापिए, इनके ट्रेंड को देखिए कि ये किन को वोट दे रहे हैं। तो प्राइमा फेसी तो ये लगता है शुरुआती दौर में देखने से कि ये इंडिया गठबंधन वालों के पक्ष में ज्यादा है। वो संविधान खतरे में है, ये स्लोगन हो या जो हो, चूंकि मुझे नहीं लगता है कि बटोगे तो कटोगे बहुत इफेक्टिव हो पाया, पोलराइजेशन उससे हो पाया, ऐसा नहीं लगता है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इन दोनों प्रदेशों में वर्तमान समय में जो ये है, दिखता तो यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आराम से बनेगी, लेकिन रिजल्ट तो असल होगा वही 23 तारीख को ही। हरियाणा जैसा भी हो सकता है, इसलिए ये कहना कि जो मेरा अनुमान है वही सही है, उचित नहीं होगा। जी सिंह साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा। डॉक्टर साहब का अपना एक आकलन है और बहुत से लोग इनको कांग्रेस सिंपैथाइजर भी कहते हैं, शायद एक नजर और नजरिया है। और जो लोकसभा चुनाव का अगर हम ट्रेंड देखें, जिस तरह की सीटें मिली महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को और झारखंड में खासतौर पर आदिवासी इलाकों में वाकई अच्छा प्रदर्शन किया था इंडिया अलायंस ने। कांग्रेस ने भी अपना दमखम दिखाया और कई लोग हेमंत सोरेन जो सहानुभूति वाली बात कर रहे हैं वो तो है ही। दूसरी बात, महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो वहां सहानुभूति पाने की कोशिश में उद्धव ठाकरे भी थे, वहां शरद पवार साहब तो सहानुभूति पाने की कोशिश में थे ही। जिस तरीके से जब अजीत पवार उनकी नाक के नीचे से उनकी पार्टी को ले गए, और लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने अपना दम भी दिखाया, 7 सीटें जीतकर उन्होंने अपना दम दिखाया कि वो बुजुर्ग जरूर हो गए लेकिन अपने वोटरों पर, अपने लोगों पर उनकी पकड़ है। और चुनाव के ठीक पहले तावड़े साहब का नाम आया नोट बांटने को लेकर, सुप्रिया जी का भी बिटकॉइन वाले मामले में एक ऑडियो टेप आ गया, दोनों ने खारिज किया, आरोपों को खारिज किया। लेकिन आखिरी लम्हों पे जब इस तरह की चीज आती है, एक सहानुभूति लहर भी होती है झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक, क्या उसका कोई असर होता है? देखिए, जो आखिरी लम्हे में ये जो दोनों इंसिडेंट आए, ये दोनों इंसिडेंट इतना बड़ा पैमाना, मतलब एक होता है ना कि भूकंप का रिएक्टर पर कितना बड़ा ये है। अगर भूकंप 3 पॉइंट समथिंग का आता है तो वो बहुत ज्यादा ट्रेमर नहीं पैदा करता है। तो ये एक छोटा मोटा ट्रेमर था, ये बहुत बड़ा चीज नहीं था, ये बहुत ज्यादा असर नहीं डालने वाला है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये मैं बताऊं कि डॉक्टर साहब के बहुत सी चीजों से मैं सहमत भी हूं, जैसे कि एग्जिट पोल की बहुत ज्यादा विश्वसनीयता, विश्वास कर लेना ये उचित नहीं है। अब इसलिए हम लोगों को 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए कि रिजल्ट क्या आता है। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। दूसरी चीज इन्होंने कही कि जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपना वोट ट्रांसफर कर दिया, कहने का मतलब कि इनडायरेक्टली उन्होंने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़ा किए और उनका 10,000 वोट है हर कंस्टिट्यूएंसी में, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ठीक है, ये बात पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हुआ था। 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने ही अपने सारे वोट ट्रांसफर कर दिए थे ममता बनर्जी को, और दोनों ही पार्टियों ने आत्मघाती कदम उठाया था, यानी 0 पर आउट हुए थे। इतना बड़ा सैक्रिफाइस दोनों पार्टियों ने किया था, और इसका नतीजा हुआ कि ममता बनर्जी हारते हारते जीती, और इतनी भारी अंतर से जीती जितना कोई सोच नहीं सकता था। वो बहुत ज्यादा सीटें उनको आई, बहुत ज्यादा। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन भाजपा को उन्होंने 80 के अंदर समेट दिया, जो भाजपा वहां सरकार बनाने की सपने देख रही थी। तो ये कहें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का भी जनाधार है और सीपीएम का भी भारी जनाधार है, और जब उनका वोट ट्रांसफर होता है तो वो मायने रखता है। लेकिन झारखंड या महाराष्ट्र के संदर्भ में कहें तो किसी किसी सीट में 10,000 वोट हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टियों को, लेकिन सारी सीटों पर, या हम कहें कि 90% से ज्यादा सीटों पर उनका जनाधार नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है यदि उन्होंने कैंडिडेट्स नहीं खड़ा किया या उनका वोट ट्रांसफर हुआ, तो वो मायने नहीं रखता है। एक चीज ये मैं कहूं। दूसरा चीज, एक चीज और है कि लोकसभा चुनाव तक स्थिति ये थी कि नरेंद्र मोदी जी
जो जैसे एक आर्मी का एक सिस्टम होता है कि जनरल एक सेंट्रल प्लेस पर रहता है और बहुत सारे कमांड होते हैं जहां लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं और वो अपने अपने कमांड को संभालते हैं। तो इस तरह से चीजें होती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी जी को की स्थिति ये थी कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, सिर्फ एक जनरल ही सारे लड़ाई लड़ेगा। तो इसलिए उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। शायद उनको एहसास हुआ। उसके बाद आज की डेट में आप देखिए तो भाजपा के अंदर बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल को भी कमांड सौंपे गए हैं। कई कमांड बहुत सारे बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल संभाल रहे हैं, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे डॉक्टर मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, एक और कौन है जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, शिवराज सिंह चौहान। ये 4 बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, और भी हो सकता है लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर वगैरह हैं, लेकिन ये 4 बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल ने अलग अलग कमांड को संभाला। तो एक चीज ये भाजपा में जो परिवर्तन आया है, इसका भी एक भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, और मिला भी। पिछले हरियाणा चुनाव में इसका भी फायदा मिला है। तीसरी चीज मैं बता दूं कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा था वो मोदी बनाम विपक्ष हो रहा था। हालांकि महाराष्ट्र में लोकल चुनाव हो रहा है, महायुति बनाम महाअघाड़ी हो रहा है, वो मोदी बनाम विपक्ष नहीं है। और झारखंड में भी लोकल चुनाव हो रहा है। लेकिन हरियाणा भले ही छोटा स्टेट है, मात्र 10 सीटों का स्टेट है, झारखंड से भी छोटा है उस हिसाब से। तो लेकिन वहां मोदी बनाम विपक्ष हो रहा था। तो वहां मोदी की जो जीत हुई तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है। यानी मोदी का जो लोकसभा चुनाव में अचानक इमेज नीचे डाउन गया था, उनका बहुत ढलान पर आए थे, बहुत तेजी से ग्राफ गिरा था, वो उतना ही तेजी से बढ़ा है। और आज के डेट में हम कहें कि बहुत आगे निकल गए हैं मोदी का इमेज। तो ये चीजें बेनिफिशियल हैं इस पूरे एनडीए को, दोनों ही राज्यों के चुनाव में। तीसरी चीज मैं बता दूं, अगली चीज कि झारखंड में जो है, ठीक है, आदिवासी लोगों का, मैं डॉक्टर साहब के इस बात से सहमत हूं कि आदिवासी समुदाय का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी जो है वो अगर जानबूझकर किया गया होगा तो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी था, और ऐसे अपना एजेंसियों ने काम किया होगा तो वो एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी वो एक सेंटीमेंट उनके साथ था निश्चित रूप से। लेकिन उस सेंटीमेंट को काटने के लिए जो ये घुसपैठिया और उनकी शादी और उनके आदिवासियों का जमीन हड़पना, ये इशू लगभग उस चीज को बराबर कर देता है। एक चीज ये हुआ। अगली बात ये है कि झारखंड में जो पिछला चुनाव हुआ था 5 साल पहले, उस चुनाव में सुदेश महतो, आजसू वाले जो हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे उनसे, उनको इतनी चिढ़ थी कि वो बोल दिए थे कि भाजपा अगर उनको चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मानती है तो हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और उन्होंने खासा नुकसान भाजपा को पहुंचाया था। तो इस बार रघुवर दास मैदान में नहीं है, जिसका कारण सुदेश महतो भाजपा के साथ अलायंस में है, और इसका फायदा एनडीए को निश्चित रूप से वहां बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, क्योंकि महतो वर्ग जो कुर्मी जाति है वो, उनका अच्छा खासा प्रेजेंस है पूरे झारखंड में। एक चीज ये भी है, एक फैक्टर। तो ये सारी चीजें प्लस बाबूलाल मरांडी का जो एक इमेज है, प्रोएक्टिव, कर्मठ और ईमानदार नेता की छवि है। और मोटा मोटी इंप्रेशन या परसेप्शन यही है कि झारखंड में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये भी एक एनडीए के पक्ष में प्लस पॉइंट है। और एक अगली चीज है कि जो सवर्ण लोग हैं पूरे झारखंड में, उनकी सेंटीमेंट मोटा मोटी सरजू राय जी के साथ रहता है। और इस बार सरजू राय जी भी भले ही जनता दल यू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो एनडीए का पार्ट है। वहां जदयू भी 2 सीटों पर लड़ रही है एनडीए के पार्टनर के रूप में। तो एक उनका भी एक अपना प्रभाव है जो एनडीए को फायदा दिला सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हवा का रुख है दोनों ही राज्यों में एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तो डॉक्टर साहब के अनुसार जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही फाइनल हम लोग देख पाएंगे कि क्या होता है, वो किस करवट बैठता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत विस्तार के साथ, और क्या कारण हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं
आप जो हवा का रुख देख रहे हैं, आपने उसके पीछे बहुत बेहतर तरीके से कारणों को रखा है। मतलब ये अनुमान केवल हवाई अनुमान नहीं है, जमीन पर क्या स्थिति है। और वाकई मतदाता का मन पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमने हरियाणा में देखा, वहां भी लगभग वोट बराबर बराबर मिले, चाहे इंडिया अलायंस को या एनडीए को, यानी बीजेपी और कांग्रेस ही थे हरियाणा में तो आमने सामने। बावजूद इसके बीजेपी ने 48 सीटें और कांग्रेस 37 सीटों पर रुक गई। मैं आपसे एक चीज और समझ लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने थे। हालांकि वहां दूसरी पार्टियां भी थी, AIMIM ने भी कुछ कैंडिडेट खड़े किए, बीएसपी ने तो 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, उपचुनाव, जबकि बीएसपी लड़ती नहीं है लेकिन फिर भी चुनाव लड़ा। और 8 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच माना जा रहा था। वहां भी दिखाया जा रहा है कि 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी अलायंस जीत रहा है, क्योंकि एक सीट पर आरएलडी भी चुनाव लड़ रही है, और 3 सीटें दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में कि समाजवादी पार्टी को मिल रही है। इसके अलावा हमें भूलना नहीं चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी चुनाव लड़ रही थी केरल से, वायनाड से, जो सीट खाली की है राहुल गांधी ने। नांदेड़ में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन मैं और तमाम लोग देखने वाले, उनकी दिलचस्पी प्रियंका गांधी की सीट में ज्यादा है। वहां भी कुछ एग्जिट पोल कांटे का मुकाबला बता रहे हैं, जबकि मेरे पास जो रिपोर्ट है, और हम कैपिटल हेडलाइंस में दिखा भी चुके हैं, कि प्रियंका की जीत में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में भी आप बताइए, उसके बाद डॉक्टर साहब से कंक्लूडिंग कमेंट लेंगे। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले प्रियंका वाड्रा जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि वायनाड में उनकी जीत एकदम निश्चित है। और ऐसे भी केरल में मोटा मोटी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के बीच में टक्कर होता है। भले ही भाजपा भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार एक सीट, गोपी जो वहां के फिल्म अभिनेता रहे हैं, वो पहली बार वहां से लोकसभा में चुन कर आए हैं। उसके पहले कभी लोकसभा में भाजपा का खाता नहीं खुला था। इस बार खाता खुला, और वो भी सिर्फ एक सीट से। तो भाजपा अभी वहां इनरोड्स बना रही है, अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रही है, लेकिन भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण सीटों पर, खास करके जो हाई प्रोफाइल सीट हो गया, क्योंकि वहां राहुल गांधी लड़े, एक बार सांसद भी वहां से रहे, दूसरी बार भी जीते, उन्होंने खाली किया है वो सीट, और उस परिवार से ही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, तो वो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, वहां भाजपा का कोई औकात नहीं है। वहां उनकी जो लड़ाई है, उनका कंटेस्ट है, वो वहां के लेफ्ट पार्टी से है। तो एक चीज और देखा गया है कि लेफ्ट पार्टी की वहां सरकार है, और शायद 2 बार लगातार सरकार लेफ्ट पार्टी की बनी है। तो वहां राज्य में, राज्य स्तरीय चुनाव में लेफ्ट पार्टी 2 बार से भारी पड़ रही है, लेकिन 3 बार से, वहां 2009 से ही हम देख रहे हैं, बल्कि 3 बार से भी ज्यादा हो गया। तो 2009 से ही देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट पार्टी पर भारी पड़ी है। आप पूरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, हर एक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 15 से ज्यादा सीटें आई हैं, वहां 20 सीटें हैं टोटल, कांग्रेस और कांग्रेस का अलायंस। एक बार तो कांग्रेस वहां 19 सीटें जीत गई थी 20 में से, मतलब अपने अलायंस पार्टनर के साथ। तो इस तरह से वहां उसमें कहीं कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, वहां संदेह करने की जरूरत नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा का जीत सुनिश्चित है। एक चीज रह गया यूपी में। तो यूपी में जो पिछली लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर अखिलेश यादव का जीत हुई है, और कांग्रेस का 6 सीटों पर, तो उसके बाद विपक्ष का मनोबल काफी हाई है, और उनको लगता है कि उस टेम्परामेंट को, उस टेम्पो को बनाए रखना है, और योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को दबाए रखना है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी इस बार बहुत रणनीति अपनी बदली है, और बहुत ही सघनता के साथ, बहुत इंटेंसिफाइड उन्होंने चुनाव अभियान किया है। और इसी का नतीजा है कि जो ये सर्वे दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल सर्वे या प्री पोल सर्वे भी, कि इस बार उनकी बढ़त रहेगी। तो हमको लगता है कि इस बार शायद बढ़त रहेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ही फाइनल पता चलेगा। एक चीज और इस संदर्भ में हम कहेंगे, यूपी के संदर्भ में, कि मायावती लगातार जो डिफीट देख रही हैं अपनी पार्टी का, उससे उनकी चिंता बढ़ी है, और उनकी पार्टी में, थिंक टैंक में बहुत ज्यादा इस चिंता का विषय हो गया है कि लगातार वो लोकसभा चुनाव भी हारती जा रही हैं, लगातार विधानसभा चुनाव भी हारती जा रही हैं। तो इस बार उन्होंने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा है।
तो एक चीज और हम यूपी के संदर्भ में कहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, शायद इस पर आप पत्रकार हैं तो पत्रकार होने के नाते आपको भी इस पर गौर करना चाहिए कि जो ओबीसी और दलित वोट का एक अच्छा खासा हिस्सा लोकसभा चुनाव के दरमियान, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, 4 जून को रिजल्ट आया है, तो उस दरमियान भाजपा से छिटक कर विपक्ष की ओर गया था। लेकिन इस उपचुनाव में वो स्थिति नहीं रहने वाली है। एक तो दलित वोट इस बार मायावती जी और चंद्रशेखर जी के साथ ही रहने वाला है, वो ना अखिलेश तरफ जाएगा ना योगी आदित्यनाथ की तरफ जाएगा, ये इतना तय मानकर चलिए। और दूसरा चीज कि ओबीसी का वोट जो हिस्सा अलग गया था उसका एक अच्छा खासा चंक घर वापसी कर रहा है, यानी भाजपा की ओर लौटता हुआ नजर आ रहा है। इस लाइन पर भाजपा ने काम किया है और इस लाइन पर भाजपा को कुछ हद तक सफलता भी मिलती नजर आ रही है। बाकी डॉक्टर साहब कुछ बताएं। जी उपचुनाव में वैसे भी देखा गया है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी के फेवर में उपचुनाव जाते हैं। और ये जो समीकरण बनाए गए हैं, जैसा आपने भी बताया, दलित वोटों वाला बहुत महत्वपूर्ण था। और मायावती और चंद्रशेखर दोनों के मैदान में होने से और कांग्रेस के मैदान से बिल्कुल गायब होने से, क्योंकि कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है कहीं ना कहीं नाराज थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अलायंस होने के बावजूद एक भी सीट नहीं दी। कम से कम वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिसमें फूलपुर जैसी सीटें थी। अपनी पसंदीदा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां मौका नहीं दिया गया, तो उसका भी घाटा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को होना चाहिए, ऐसा जमीन पर मौजूद लोग बताते हैं। प्रियंका गांधी में तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे कोई शक नहीं है, और जो मेरे पास रिपोर्ट है, प्रियंका गांधी संसद में पहुंच रही हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट 23 तारीख को होगा। अगर वहां ऐसे नतीजे नहीं आते तो कोई चमत्कार ही होगा, बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि एक बार राहुल गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, इस बार भी वो 3,61,000 से ज्यादा वोटों से जीते। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के बारे में मेरी भी यही राय है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? प्रियंका गांधी जी बहुत अच्छी वोट से जीतेंगी और बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगा। वायनाड में उपचुनाव में जो आज मीडिया रिपोर्ट आए हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स आए हैं, जिसमें पुलिस महिला को रिवॉल्वर लेके खदेड़ती हुई नजर आ रही है बूथ पर, वोट नहीं देने दी है। ऐसा सैकड़ों कंप्लेन हुआ है और इस कंप्लेन को इलेक्शन कमीशन ने सही मानते हुए 5 लोगों को सस्पेंड भी किया है, पुलिस ऑफिसर को, 5 पुलिस ऑफिसर को। तो जहां पर ये हालात बने हो, जहां 50 आदमी सिर्फ टर्न हुए हो, बूथ में गए हो और 700 वोट पोल हो गए हो, यानी एक व्यक्ति पर 14 वोट का जहां ये हो, तो फिर वहां कोई एग्जिट पोल का मतलब नहीं है। रिजल्ट ही बताएगा कि क्या होगा क्या ना होगा, सामने रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक बात और, अभी आप लोगों ने चर्चा किया कि भाई जिसकी सरकार रहती है उपचुनाव में उसी की जीत होती है, तो यूपी में मान लेते हैं, लेकिन बिहार में थोड़ा हम डिफरेंट देख रहे हैं। यहाँ जेडीयू के नेतृत्व में सरकार है, जेडीयू का सीट एक लड़ रही है, दिखता नहीं है जीतता हुआ, और एक सीट पर यहाँ मायावती भी दिख रही है जीतते हुए। रामगढ़ में जहां अभी हाल में एमपी में जीते हैं उनके भाई असेंबली में, उनके छोड़े हुए सीट पर लड़ रहे हैं आरजेडी से, और एमपी में जीते हैं सुधाकर सिंह आरजेडी से, वहां भी दिख रहा है बीएसपी जीतता हुआ, बीएसपी जीतता हुआ दिख रहा है, जो यहाँ सत्ता में नहीं है। तो उलटफेर उपचुनाव में भी हो रहे हैं। 4 सीट बिहार में है, चारों में अलग अलग डिफरेंट दिख रहा है। पहले जो जीते हुए हैं उससे डिफरेंट चारों जगहों पर दिखाई दे रहा है। आप प्रशांत किशोर कहीं जीत रहे हैं, पीके का खाता खुलेगा? नहीं, पीके का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर अच्छी संख्या में वोट मिलेगी उन्हें, उम्मीद से ज्यादा। लेकिन मेरा मानना है, जो बिहार की स्थिति मैंने जो देखी है, वो मैं समझता हूं कि 3 सीट तो लगभग एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बेलागंज सीट है, वहां मनोरमा देवी स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है,
तो वो भी बाहुबली, और वहां आरजेडी से सुरेंद्र यादव का कोई नजदीकी आदमी है, तो वो भी बाहुबली। दोनों के बीच में अच्छा खासा टक्कर है, लेकिन निश्चित है कि जदयू का वहां जीत होगी। इमामगंज में भी जीतन राम मांझी की बहू लड़ रही हैं एनडीए से चुनाव, तो वो भी लगभग तय है कि वहां। फिर भोजपुर जिला में तरारी सीट से सुनील पांडे, वो भी बाहुबली, उनके बेटे विशाल प्रशांत लड़ रहे हैं चुनाव एनडीए से, तो वो भी 3 सीटें तो मुझे पता है कि एनडीए में जाती हुई नजर आ रही है। रह गया रामगढ़ के बारे में, तो मुझे बहुत ज्यादा तो आइडिया नहीं है। रामगढ़ एक चीज है कि वहां जगतानंद जी, जो अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीट को उन्होंने बहुत लंबा समय तक प्रतिनिधित्व किया है, और उनसे भी पहले 1960-70 के दशक में उनके चाचा सच्चिदानंद सिंह उस सीट को रिप्रेजेंट करते थे। तो उस सीट में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, बहुत अच्छा पकड़ है, और उस क्षेत्र में बहुत उन्होंने विकास कार्य भी किए हैं। लेकिन अब क्या होगा हमको तो पूरा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हालांकि भाजपा का अशोक कुमार सिंह भी वहां मजबूत प्रत्याशी हैं, और जगतानंद सिंह के छोटे बेटे वो भी आरजेडी से लड़ रहे हैं, वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। और चूंकि रामगढ़ यूपी से सटा हुआ एरिया है, इसलिए जितने भी यूपी से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहां मायावती जी की अच्छी खासी उपस्थिति है। जैसे अभी जमा खान, जो अभी ये हैं मंत्री हैं बिहार में, वो पहले बसपा से ही जीत कर आए थे वहां चेनारी से, चैनपुर से, भभुआ जिले के, कैमूर जिले से। तो वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो उधर उसके पहले भी महाबली सिंह जीत के आए थे, बाद में वो भी जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो ऐसा होते रहा है कि चैनपुर से कई बार बसपा कैंडिडेट जीत गए हैं। तो लेकिन रामगढ़ में कभी बसपा कैंडिडेट जीते तो नहीं है, लेकिन हाँ, वोट अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन अब इस बार देखिए, अगर उन्होंने अच्छा खासा वोट काट लिया तो उसका कहीं फायदा भाजपा को न मिल जाए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, वहां मैं बहुत आरामदायक भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं आपके सामने, और हमारे दोनों एक्सपर्ट उन्होंने भी अपना बताया। सिंह साहब को लगता है कि महाराष्ट्र, झारखंड समेत हर जगह एनडीए का परचम चलेगा, यानी महायुति जो महाराष्ट्र में और एनडीए है झारखंड में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को लगता है कि इंडिया अलायंस झारखंड में और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में आगे रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में ये भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। बिहार के बारे में इनकी राय थोड़ी सी ढुलमुल है, मतलब इनको वहां भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, एनडीए को नुकसान हो सकता है। जेडीयू के बारे में तो इन्होंने खास तौर पे कहा कि वो सीट हारने जा रहे हैं। खैर, नतीजों के लिए असली नतीजे आएंगे 23 तारीख को, तब तक का हमें इंतजार करना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत दिल से आभार कि आपने इतने विस्तार से इस कॉम्प्लेक्स एग्जिट पोल को आसान भाषा में सीट दर सीट समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 23 तारीख को आप दोनों से हम दोबारा चर्चा करेंगे, नतीजों पर चर्चा करेंगे। बीच में भी चर्चा तो होगी, लेकिन नतीजों पर चर्चा 23 को ही होगी, क्योंकि उस दिन नतीजे आ रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार। नमस्कार।